देखो चेद वंश हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये चेद वंश मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ये आया कहाँ से था? सर शॉर्ट में कल वाला एक बार रिवाइज करा वही चेद वंश, ये जो क्षेत्र था ये आपका कहाँ पे पड़ जाएगा? कलिंग में, है ना। ये वाला जो क्षेत्र है इसे आप किस नाम से जानते हो? उड़ीसा के नाम से ना। तो ये उस समय, आज के समय का उड़ीसा है, और उस समय का ये क्या है? कलिंग। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। और इसके जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपका पड़ जाता है मगध, है ना। ये पड़ जाता है मगध। तो मगध पे शासन चल रहा था किस वंश का? शुंग वंश का, ठीक है। शुंग वंश का शासन चल रहा था, और दूसरी तरफ चल रहा था कलिंग वंश। तो जब शुंग वंश अपने पतन की तरफ जाता है तो उसी के साथ साथ इधर क्या हो जाता है? शुंग वंश है, दूसरी तरफ कलिंग वंश धीरे धीरे क्या हो रहा है? बूस्ट हो रहा है। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन होता है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, है ना। तो पुष्यमित्र शुंग किसको समाप्त करके बना था? मौर्य वंश को, है ना। मौर्य वंश के स्थान पे पुष्यमित्र शुंग ने अपना वंश स्थापित कर दिया। और दूसरी तरफ चूंकि पहले मौर्यों ने किसको हराया था? कलिंग वंश को हराया था। तो उत्तर मौर्य काल में क्या होता है? कलिंग वंश, मतलब कलिंग राज्य में ये चेद वंश स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा राज्य बन जाता है। दूसरी तरफ पुष्यमित्र शुंग जब शासक बनता है तो वो क्या करता है? चेद वंश के ऊपर अटैक कर देता है ना। चेद वंश के ऊपर अटैक कर देता है, और बाद में लेकिन वो क्या हो जाएगा? पराजित हो जाता है ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे इसको पराजय मिल जाती है। और इसके बाद भी इसने बहुत सारे काम किए, आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। क्या क्या किया था इसने? एक तो इसने किया था आपका अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराए थे, है ना। कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? दो कराए थे ना। इसका पुरोहित आपको पता है कौन था? पतंजलि, है ना। तो पतंजलि के नेतृत्व तो इसने करा दिया था, एक दो अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है। और इसी के समय पे हिंद यवन का हमला हुआ था भारत पे ना। तो हिंद यवनों के हमले को भी इसने ब्रेक कर दिया था। ये इसके बारे में है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो जाता है? इधर चेद वंश है। चेद वंश का जो संस्थापक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? महामेघ वाहन, है ना। ये इस वंश को, चेद वंश को महामेघ वंश, वाहन वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चाहे चेद वंश को हो, चाहे महामेघ वाहन वंश को हो। तो ये महामेघ वाहन वंश आया कहाँ से था? यहाँ से, इस रीजन से। इस रीजन का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश का जो इधर वाला रीजन था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, जिसे आप किस नाम से जानते हो? बुंदेलखंड, है ना। चेदी वंश का तो सर महाभारत में भी है। हाँ, महाभारत में भी है। तो वो जो महाभारत में जो आपको देखने को मिलता है वो वाला इधर वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला, है ना। तो यही बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बाद में कहाँ चला जाता है? पूर्वी भारत में ना। यहाँ के शासक चले जाते हैं वहां पे, तो वहां पे आपका स्थापित कर लेते हैं चेद वंश, है ना। वंश वही है, बट के अब क्या हो गया? साम्राज्य अलग अलग हो गया। पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर हो गया। तो पहले चेद वंश का शासन, मतलब राजधानी क्या थी? जो आप महाभारत काल में, तो उस समय इसकी राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती थी, है ना, या सुक्तिमती मिल जाती। लेकिन अब क्या हो गई? उसकी राजधानी तोसली हो गई, है ना, तोसली हो गई। तो इस वंश का शासक हो गया महामेघ वाहन, है ना। तो ये इसका केवल और केवल संस्थापक है, कुछ खास कार्य नहीं करेगा। उसके बाद इस वंश का तीसरा सबसे ज्यादा, दूसरा कौन सा था? दूसरा तो कोई खास शासक था नहीं इसका। तो इस वंश का तीसरा शासक था, उसका नाम क्या था? खारवेल, है ना। तो ये वही खारवेल है जिसने कौन सा अभिलेख लिखवाया था? हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख इसी के द्वारा ये बनवाया जाता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये बताओ कौन सी पहाड़ी पर स्थित था? उदयगिरी। हाँ, उदयगिरी पहाड़ी पर। उदयगिरी, दो पहाड़ियां आप देखोगे इनके खारवेल के राज्य में, यानी जो भुवनेश्वर आज वर्तमान समय पड़ता है, तो भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी और थोड़ा सा उसी से जुड़ी हुई खंडगिरी पहाड़ी है ना। खंडगिरी पहाड़ी है। तो चूंकि ये खारवेल किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जैन भिक्षुओं को रहने के लिए इसने क्या बनवा दिए थे? यहाँ पे गुफाएं बनवाए थे ना। तो पहली गुफा का क्या नाम था? गुफा रानी, है ना। पहली गुफा का नाम क्या था? गुफा रानी। और दूसरी गुफा का क्या नाम था? अनंत गुफा, है ना। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गुफा रानी का संबंध जैनों से है या बौद्धों से, है ना। ठीक है, तो ये किससे हो जाएगा? जैनों से हो जाएगा। अनंत गुफा भी इन्हीं से संबंधित हो जाएगी। ये दो गुफाएं हो जाएंगी। हाँ,
और ये जो खारवेल वंश में ये जो आर्थिक गुंफा अभिलेख लिखाया था, इसी अभिलेख के माध्यम से उस काल के हमें जानकारी मिल जाती। और क्या मिल जाएगा इसमें हमें जानकारी हाथी गुंफा से? कोई और जानकारी मिलती? तो एक जानकारी मिल जाती जनगणना वाली, है ना। अभी तक आप पढ़ते थे भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड लियो के काल में। लेकिन जब आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हो तो वहां पर भी भारत में जनगणना का कॉन्सेप्ट पहले ही डेवलप हो गया था। वो समय कौन सा था? ये खारवेल का समय था, इस समय पे हुआ था। तो इस समय जनगणना यानी कलिंग की कितनी जनगणना आबादी थी? कुल 35,000, है ना। 35 तो हो जाएगा तो बड़ी, चूंकि गांव ही जैसा हो जाएगा। तो इस समय जो है कुल आबादी कितनी थी? 35,000। तो ये सारी जानकारियां आपको जो है इस यहाँ से हाथी गुंफा अभिलेख से मिल जाती, ठीक है। हाथी गुंफा अभिलेख है। और हाथी गुंफा अभिलेख के बारे में तो काफी कुछ लिखा दिया था, जो जो उसमें था सब कुछ हो गया। ये था, ठीक है। बस इतना ही कुछ खास हुआ है इसमें वंश में, है ना। और कुछ बताया यही तो है ना। दोनों के नाम याद रखना है, एक तो महामेघवाहन और दूसरा खारवेल। खारवेल ने ये हाथी गुंफा, जैन धर्म, उदयगिरी, खंडगिरी, और इन्होंने किसको पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग को। और एक बात और आपको जैन ग्रंथों में देखने को मिल जाएगी। ऐसा कहते हैं जब डेमेट्रियस भारत में आक्रमण कर रहा था तो उस समय भारत में दो राजा थे, एक पुष्यमित्र शुंग बहुत ताकतवर था, दूसरा कौन सा था? खारवेल, उससे भी ज्यादा ताकतवर था। तो जैन ग्रंथों में आपको देखने को मिल जाएगा डेमेट्रियस जब भारत से भागा था तो वो किसके डर से भाग गया था? खारवेल के डर से। जबकि आप कलिंग उसमें कालिदास के ग्रंथों में आप जब देखोगे तो वहां पे मिलेगा कि पुष्यमित्र शुंग के लड़के ने उसको पराजित करके भगा दिया था, है ना। तो ये सारी बातें मिल जाएगी। तो मानोगे कौन सा? खारवेल वाली बात मानोगी, कलिंग की कालिदास वाली? कालिदास वाली बात को ज्यादा वरीयता दी जाती है क्योंकि उनको विदेशी इतिहासकारों और जो है पुरातात्विक स्रोतों से उनके द्वारा दिए गए मतलब तर्क की सत्यता साबित हो जाएगी, ना। तो ये चीजें हो जाएंगी। तो ये दोनों वंश हो गए, है ना। अब इसके बाद हम लोग एक वंश पढ़ लेते हैं यहीं पे। बहुत समझ पढ़े। देखो एक तो ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे हिंदू यवन आक्रमण पढ़े, उसके बाद शक पढ़े, फिर क्या पढ़े थे? खड़वंश तो उसमें आ जाएगा। इस पल्लव पढ़े, पहलव, है ना। और पहलव के बाद पढ़ लिए थे कौन सा? कुषाणों का काल, है ना। तो अब कुषाणों के काल में आप देखते क्या हो जाएगा? कुषाणों के बाद किसका शासन शुरू हो जाएगा? गुप्तों का शासन शुरू हो जाएगा, है ना। कुषाण के सामंत कौन थे? गुप्त थे, ठीक है। लेकिन साथ ही एक और वंश पढ़ लेते हैं, सातवाहन वंश, है ना। क्योंकि बीच बीच में सातवाहन जो है प्रकट होते रहते हैं ना। तो सातवाहनों ने किसके स्थान पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था? हाँ, कर्ण वंश के अंतिम शासक जिसका क्या नाम था? सुशर्मा नाम था, है ना। तो सुशर्मा की हत्या करके किसने हत्या की थी? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अब सातवाहन वंश का अगर एरिया और रीजन देखें तो इसका जो रीजन कौन कौन सा था? एक तो दक्षिण भारत था और दूसरा आपका उत्तर भारत में कहां पे मिल जाएगा? मगध का क्षेत्र भी प्रारंभ में किसके अंतर्गत आता था? सातवाहन में। लेकिन सातवाहनों का जो मुख्य रीजन था शासन करने का वो आपका कौन कौन से हो जाएगा? महाराष्ट्र, है ना, आंध्र प्रदेश और कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक, ठीक है। अब विभिन्न राजाओं के काल में अलग अलग समय में अलग अलग रीजन में इन्होंने शासन किया। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में देखोगे तो क्या हो जाएगा? आपका कहां से शुरू हो जाएगा? मालवा से शुरू हो जाएगा और नीचे तक चला जाएगा, है ना। उसके बाद अगर देखोगे सिमुक के समय में तो इनका शासन बहुत ही छोटा रहा, केवल मगध के क्षेत्र में था। तो इस तरह अलग अलग में मिलेगा। और इनकी राजधानी आप देखते हो तो क्या हो जाएगी? प्रतिष्ठानपुर, है ना। प्रतिष्ठानपुर या पैठन मिलेगा, है ना। प्रतिष्ठानपुर या पैठन, ये इनकी राजधानी हो जाएगी। आंध्र प्रदेश रीजन में पड़ती है प्रतिष्ठानपुर, है ना। तो ये इनकी कैपिटल हो जाएगी।
तो पहले तो छोटे छोटे राजा हुए, इसमें पहला संस्थापक हो गया सिमु। सिमु के बाद आ जाएगा आपका कृष्ण या कान्हा, कृष्ण या कान्हा, है ना, इनका दूसरा शासक होगा। ये लोग ये संस्थापक के रूप में जाने जाएंगे। ये बस क्या करेंगे, बस केवल अपना इनहेरिट करेंगे, उसके बाद फिर अपना शासन दूसरे को दे देंगे, बस इतना ही काम ये करेंगे। ये कान्हा है ना। कान्हा के बाद आ जाएंगे शतकर्णी प्रथम। शतकर्णी प्रथम। अच्छा, क्या सातवाहनों के वंश में कोई महिला शासिका कभी बनी थी? है ना, नहीं बनी, है ना। लेकिन यहाँ पे केवल क्या होता था, नाम के पहले ही मतलब माँ का नाम यूज करते थे। लेकिन जो सोसाइटी कैसी थी, मात्र सत्तात्मक नहीं थी, पुरुष प्रधान थी। मात्र सत्तात्मक तब आप कहोगे जब क्या हो जाएगा, राजा वगैरह महिलाएं बने ना। लेकिन ये क्या था, राजा तो पुरुष ही बनते थे, है ना, बेटा ही बनता था। लेकिन क्या होता है, एक सम्मान के लिए क्या है, माँ का नाम पहले यूज करते थे। प्रेजेंट में क्या है? है? अभी प्रेजेंट में क्या है, मात्र सत्तात्मक है? अब दोनों है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है ना। सतकर्णी, तो सतकर्णी क्या था, इसने अपना साम्राज्य कहां तक विस्तारित कर लिया था, उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कहां तक, दक्षिण में जो इनका रीजन ये पूरा देख रहे हो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, है ना। तो इन्हें दक्षिणापथेश्वर कहा गया है ना। दक्षिणापथेश्वर मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। ठीक है, इन्होंने एक और काम किया था इनके समय में, कि इनकी रानी का नाम आप पढ़ते हो, क्या नाम पढ़ते हो, नागनिका या नैनिका, है ना। तो ये जो नैनिका थी, ये नैनिका राजकुमारी थी कहाँ की, अंग की राजकुमारी। ठीक है, अंग राजकुमारी। अंग कहाँ पे था, हाँ, अंग आप पढ़ते हो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में ना। मुंगेर किसलिए फेमस है, आज भी जो वहाँ पे अवैध तरीके से स्लैब को बनते हैं ना, बेचे जाते हैं, तो वहां पे अंगराज था, है ना, जहाँ पे अंगराज कर्ण का नाम सुनते हो। तो ये अंग की राजकुमारी थी नैनिका। तो सातकर्णी प्रथम ने अपना क्या किया था, अपना जो है प्रभाव बढ़ाने के लिए यहाँ की राजकुमारी से शादी कर लिया था। अर्थात सतकर्णी की वाइफ का क्या नाम हो गया, नैनिका। तो नैनिका ने एक अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख का नाम क्या है, नाना घाट अभिलेख। पढ़ते हो ना, नाना घाट अभिलेख। ठीक है, तो नाना घाट अभिलेख आप जब देखते हो, तो इसी नाना घाट अभिलेख में मिल जाता है आपको कि सबसे पहले, नाना घाट अभिलेख से ही पता चल जाता है कि सबसे पहले जो है ये सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को और बौद्धों को क्या दान दी थी, भूमि दान दी थी, है ना। तो भूमि दान वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, सातवाहन। अच्छा, आधुनिक भारत में किसने भूदान आंदोलन चलाया, विनोबा भावे। हाँ, विनोबा भावे, है ना। 1961। हाँ, 61 और करते। तो भूमिदान आंदोलन, भूमिदान इन्होंने जो है सतकर्णी प्रथम ने दी थी। इसकी जानकारी आपको नाना घाट से अभिलेख से मिल जाएगी। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, इसमें सर्वाधिक जो है भूमिदान किसको दी गई थी, ब्राह्मणों को दी गई थी या बौद्धों को दी गई। तो ध्यान रखना, इसमें जो है बौद्धों को ज्यादा जमीन दी गई थी। ठीक है, बौद्धों को ज्यादा, है ना। जमीन, है ना, और ब्राह्मणों को भी दी गई। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण क्या थे, सेकंड नंबर। पहले नंबर पे कौन आता था, बौद्ध आते थे। इसके पहले ब्राह्मणों को जमीन दान देने का प्रथा नहीं था। यहीं से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। तो नाना घाट अभिलेख आप याद रखेंगे, है ना। और ये रानी का भी नाम आप याद रखेंगे, रानी क्या नाम था, नैनिका, है ना। ये थी कहाँ की, अंग। अंग कहाँ पड़ जाता है, बिहार में पड़ जाता है ना, मगध के उत्तर। ठीक है, ठीक। और एक काम और करते हैं, ये मालव शैली के सिक्के चलवाएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा, कौन सी शैली, मालव शैली के सिक्के चलवाएंगे। ठीक है, और अपनी रानी के नाम से रजत मुद्राएं। ठीक है, मालव शैली के सिक्के और अपनी रानी, क्या नाम था रानी का, नैनिका के नाम की रजत मुद्राएं। तो मालव शैली के सिक्के, शैली के सिक्के और रजत मुद्राएं। और ये जो रजत मुद्राएं होंगी वो किसको समर्पित होंगी,
रानी को, रजत मुद्रा है। भूमिदान मतलब जैसे क्या होता था, भूमि दे दी जाती थी, है ना, अभी भी चलता है। तो भूमि दे दी जाती थी बौद्धों को और ब्राह्मणों को, है ना, इनके रहने खाने पीने के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये इनको जमीन दे दी गई। तो ये जो जानकारी आपको मिल जाती है नानाघाट अभिलेख में, ये बात आपको लिखी हुई मिलती है कि सतकर्णी प्रथम ने अपने राज्य में ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि दान में दी थी, है ना। ठीक है, अब इसके बाद इनका अगला राजा आएगा, इस राजा का नाम होगा राजा हाल। ठीक है, राजा हाल, है ना। हाल का नाम सुना है, हाल ने क्या लिखा था, गाथा सप्तशती की रचना की थी, है ना। तो ये क्या थे, बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, है ना, विद्वान शासक थे और कवि भी थे, है ना, विद्वान और कवि, है ना, कवि थे। ठीक है, ठीक है, जब कवि थे तो इन्होंने क्या कर दी, एक रचना लिखी जिसे आप गाथा सप्तशती के नाम से जानते हो, है ना, गाथा सप्तशती के नाम से जानते हो। इसमें क्या किया राजा हाल ने, अपने ही बारे में लिखा। अपने बारे में क्या लिखा है, इन्होंने जो अपने बचपन से युवा अवस्था तक, बुढ़ापे तक जो इनके जीवन से जुड़ी हुई ज्यादातर इसमें अपनी प्रेम कहानियों का वर्णन किया। ठीक है, ठीक है, अपनी ही प्रेम कहानियों का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। काफी महान राजा थे। ठीक है, और इन्होंने अपने राज्य वगैरह का कोई खास विस्तार नहीं किया। इन्होंने काम केवल क्या किया है, मतलब विद्या अध्ययन का काम किया है और अपने क्षेत्र में विद्वानों को बुलाते थे, उन्हीं की सभा वगैरह इनके यहाँ चला करती थी। ठीक है, इन्हीं के दरबार में एक और कवि रहते थे जिनका क्या नाम था, बुढ़ाढ्य। बुढ़ाढ्य, है ना। तो बुढ़ाढ्य ने लिखा है बृहद कथा कोश, बृहद कथा कोश, ये रचना इनके द्वारा लिखी गई। ठीक, बृहद कथा कोश। एक कवि और इनके दरबार में रहते थे, विद्वान रहते थे, जिनका नाम क्या था, सर्ववर्मन, है ना। तो सर्ववर्मन के दरबार में रहते थे। सर्ववर्मन के द्वारा इसकी रचना की गई है कातंत्र की, है ना। कातंत्र क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, कातंत्र व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सर्ववर्मन के द्वारा की जाती है। अब ध्यान रखेंगे, कौन सी रचना है, कातंत्र, कातंत्र ना, कातंत्र। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये सारी रचनाएं किस भाषा में की होंगी, प्राकृत भाषा, है ना। ये मत सोचना कि क्या है ये लोग बौद्ध, मतलब क्या, कौन सा धर्म मानते थे, ब्राह्मण धर्म मानते थे, है ना। ये सब ब्राह्मण धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन इनकी लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत भाषा, है ना। क्योंकि आपने देखा इन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को ही अपने दरबार में बराबर बराबर का स्थान दिया था, है ना। जिनमें से इन्होंने बौद्ध धर्म को जमीन वगैरह तो बहुत ही ज्यादा दी थी, ब्राह्मण धर्म मानते थे। हाँ, जबकि ये खुद ब्राह्मण धर्म मानते थे। इनसे यही प्रश्न ही आता है ज्यादातर, है ना, इनकी रचनाओं से जुड़े हुए। ठीक है, इसके बाद इनके राजवंश में एक महान राजा पैदा होता है जिसका नाम क्या होता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। इन पर बहुत सारी मूवी आप देखते हो दक्षिण भारत में बनी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, दक्षिण भारत में इनकी मूवी मिल जाएंगी। इनकी माता का नाम बलश्री था, गौतमी बलश्री। माता का क्या नाम था इनकी, गौतमी बलश्री, है ना। तो अपनी माता का नाम यही से क्या किया जाता है, अपने नाम के साथ सारे राजा जोड़ेंगे। अभी तक आपने देखा सिंपल नाम थे, राजा हाल, है ना, सतकर्णी प्रथम, है ना। उसके पहले सिमुक और कान्हा थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा, सब अपने नाम के पहले माता का नाम लगाएंगे। क्योंकि एक बार क्या हो रहा था, जब गौतमी पुत्र सतकर्णी विजय हुए थे तो अपने क्षेत्र में करा रहे थे कि यज्ञ करा रहे थे, तो यज्ञ में क्या कह दिया था पुरोहितों ने कि जो है विधवा स्त्रियों को इसमें अनुष्ठान में भाग नहीं लेना चाहिए, शुभ नहीं होता है। तभी जो है गौतमी ये सतकर्णी ने कह दिया था कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया, अगर वही जो है वही नहीं भाग लेगी तो हमारा ये काम करना कोई लाभ नहीं है।
तो ये यहीं से क्या हो जाएगा, अपनी माता का नाम लगाएंगे। तो हम लोग को याद रखना है इनकी माँ का नाम गौतमी बलश्री है ना, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा इनकी पत्नी का भी नाम याद रखेंगे, क्या नाम था, पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र है ना, वशिष्ठी। क्या नाम था इनकी वाइफ का, वशिष्ठी है ना, वशिष्ठी था। अब देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या थे, ये इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया था। ठीक है, ये वशिष्ठी किसकी माता का नाम है? वशिष्ठी माता नहीं, इनकी पत्नी है। ठीक है, माता तो बलश्री है, पत्नी। ठीक है, अब क्या होता है, ये शासन स्थापित करते, तो इनके पहले वाले जो राजा थे है ना, यहाँ पे आप देखो एक शासन, कौन सा शासन चल रहा था, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस पूरे रीजन में, कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। नहपान था ना, नहपान। हाँ, और दूसरी तरफ ये वाला जो क्षेत्र था, ये किसका था, ये इन्हीं लोगों का था, सातवाहनों का। तो ये जो सातवाहन शासक थे, इन दोनों में क्या थी, आपस में बन नहीं रही थी, क्योंकि सातवाहन के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी भारत में क्या करना चाहते थे, केंद्रीय शासन स्थापित करना चाहते थे। तो केंद्रीय शासन स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ा, नहपान से युद्ध करना पड़ा। तो नहपान का किला कहाँ मिल जाएगा, नासिक में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, नासिक में। अब क्या करते हैं, नहपान के किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंततः नहपान क्या हो जाएगा, पराजित हो जाता है ना। तो अब क्या हो जाएगा, सातवाहन यानी गौतमी का शासन कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक, और यहाँ तक तो पहले से ही था, यहाँ का है ना, इस वाले रीजन तक। तो ये आपका मालवा से लेकर ये और ये पूरा रीजन पे किसका शासन स्थापित हो जाएगा, सातवाहन का। इतना बड़ा जो राज्य इनका भी हो जाता है ना। तो ये जो है बहुत समय बाद क्या हुआ, एक ऐसा राजा आया जिसका साम्राज्य इतना बड़ा था, जो उत्तर में भी था और दक्षिण में था। इसके पहले आप किसका किसका देखोगे, एक तो चंद्रगुप्त का था है ना, चंद्रगुप्त के बाद में देखोगे समुद्रगुप्त का है ना, समुद्रगुप्त का भी रहेगा, और फिर मेडिवल इंडिया में देखोगे तो अकबर का रहेगा ना। और कोई भी राजा जो है इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण करने में सफल नहीं हुआ था। तो ये हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में ना, काफी बड़े महान राजा बने हैं। उसके बाद ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश राजा। ठीक है, तो नासिक में एक अभिलेख आपको मिलता है, जिसे आप इस अभिलेख के नाम से जानते हो, नासिक अभिलेख है ना। तो कई बार पूछा जाता है कि अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा जाता है, अद्वितीय ब्राह्मण है ना। तो नासिक अभिलेख में इनके बारे में मिल जाता है, नासिक अभिलेख में इन्हें क्या कहा जाएगा, अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से इन्हें जाना जाता है, अद्वितीय ब्राह्मण। मतलब ये एकमात्र ब्राह्मण थे हैं, इतने बड़े पराक्रमी राजा बने, अद्वितीय ब्राह्मण इनके कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी काफी यज्ञ वगैरह कराएंगे है ना। अब इनका भी क्या हो जाएगा, अंत आ ही जाएगा। जब अंत आ जाएगा तो इनका अगला राजा कौन सा आ जाएगा, अब इनके इनका बेटा आ जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ये जो पुलुमावी शासक होता है ना, अब ये भी क्या करता है, अपने पिता की भांति अपने साम्राज्य को बनाना चाहता है, लेकिन अपने पिता की भांति ये वीर नहीं था, बलवान नहीं था, लेकिन उतना ये नहीं कर पाया। तो इसी समय आप देखोगे इनका शासन यहाँ तक तो था, यहाँ तक था और यहाँ तक था, लेकिन जब बीच में क्या होता है, जब इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे एक राज्य था उज्जैन का, उज्जैन है ना, उज्जैन किसका शासन था, रुद्रदामन का है ना। रुद्रदामन ने क्या किया, कमजोरी का पूरा फायदा उठाया, गुजरात से लेकर के इस रीजन को यहाँ तक जीत के अपने राज्य में मिला लिया है ना, अपने राज्य में मिला लिया। अब राज्य में जब मिला लेता तो अब इनके बेटे को ये बात ठीक नहीं लगी और इन्होंने फिर से अपने राज्य के विस्तार के लिए सबसे पहले किस पर हमला कर दिया, नासिक में। जब नासिक पे हमला करेंगे तो क्या होगा, अब इस बार ये हो जाएंगे पराजित है ना। कौन पराजित हो जाएगा, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी पराजित हो जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, रुद्रदामन इनको क्या करता है, छोड़ देता है, क्योंकि पहले से इनकी आपस में रिश्तेदारी चल रही थी। इनकी क्या नाम था, रुद्रदामन की बेटी का विवाह किसके साथ हुआ था, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की
के भाई से, चचेरे भाई के साथ विवाह हुआ, इस वजह से रिश्तेदारी की वजह से छोड़ दिया था। और दूसरी बात और एक चीज थी, जो नहपान राजा था, है ना, नहपान को क्या किया गया था, यहाँ पराजित तो कर दिया गया था, लेकिन इसको सातवाहनों ने मारा नहीं था, छोड़ दिया था। छोड़ दिया था ना, ये तो आपको पहले से पता था ना, छोड़ दिया था और अपना सामंत बना लिया था। तो सामंती व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? सातवाहनों के द्वारा। कौन करवाएगा? यही गौतमी पुत्र शतकर्णी, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा लेना चाहिए, सामंती व्यवस्था की शुरुआत। सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए सामंत कितने प्रकार के होते थे सातवाहनों के काल में या गुप्तों के काल में या आने वाले अन्य समय में, है ना। तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार, है ना। एक तो हो जाएगा राजा, एक महाभोज हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा? सेनापति, है ना। राजा, महाभोज, सेनापति। तो सामंत भी ध्यान रखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। राजा सामंत कैसे हो सकता है? सामंत तो उनको कहते थे ना, जो भूमि का थोड़ा सा पार्ट मतलब अपने अंदर, देखो छोटे छोटे राज्यों का राजा बना देते हैं। एक तो मेन राजा होगा, है ना, जो पूरे साम्राज्य का, जिसे आप क्या किस नाम से बुला सकते हो, महाराजा, है ना। और फिर उसने क्या किया था, अपने राज्य को छोटे छोटे राज्यों में बांट रखा था। उन्हीं में से एक, मतलब जब जिन राजाओं को जीत लेता था तो उनको कुछ अधिकार दे देता था, है ना। ये क्या करते, इनकी सॉफ्ट पॉलिसी थी, ताकि इनके राज्य में ज्यादा विद्रोह न उठे, है ना। तो इन्होंने अपनी सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई और जिन राजाओं को जीता उनको क्या किया, जैसे कोई बड़ा राज्य जीता था तो उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा पावर दे दिया। इसी हिसाब से उन्होंने बांट दिया। तो पहले प्रकार के जो सामंत होते थे उन्हें क्या कहा गया? राजा, है ना। ये थोड़ा सा राजा के, बड़े राजा के ज्यादा करीबी, है ना। तो इनको कहा जाएगा प्रथम, नंबर 1 ना लिखो, इनको प्रथम श्रेणी में कहा जाएगा, श्रेणी में बांटा जाएगा, प्रथम श्रेणी, है ना। तो जो प्रथम श्रेणी में होंगे वो राजा होंगे, और राजा को थोड़ा पावर मिलेगा कि ये लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रा वगैरह छपाई कर सकते हैं, है ना। राजा को थोड़ा ज्यादा ताकत दी जाएगी। तो ये राजा क्या करेगा, मुद्रा छपाई का काम मतलब कर सकता है, करवा सकता है। और दूसरे कौन से हो जाएंगे, महाभोज, है ना। तो ये महाभोज क्या होंगे, ये द्वितीय श्रेणी के होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, इनसे छोटे हो जाएंगे, ठीक है, महाभोज हो जाएंगे इनसे छोटे। और फिर तीसरे कौन से हो जाएंगे आपके, सेनापति। अब सेनापति नाम से ही जाहिर क्या करेंगे, है ना। तो ये तीनों आपके हो जाएंगे। तो सामंती व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक कौन सा था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। 3 प्रकार के सामंत इस समय देखे जाते हैं, एक तो प्रथम श्रेणी के, फिर द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। 3 प्रकार के सामंत ये हो जाएंगे। पुलुमावी पढ़ रहे थे हम लोग ना। तो पुलुमावी क्या करेंगे, पराजित होकर फिर अपने राज्य में वापस चले आएंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे ना। इसके बाद फिर एक राजा आएगा जिसका नाम क्या हो जाएगी, यज्ञश्री सातकर्णी, है ना। यज्ञश्री सातकर्णी। इन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इसके पास क्या थी, नावें वगैरह थी, जलयान का बहुत ज्यादा शौकीन था, है ना। तो ये सब काम ये करता था। इसके बाद इसके अन्य राजाओं के बारे में ज्यादा खास जानकारी नहीं प्राप्त होती, है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब देख लेते ये लोग कौन कौन से सिक्के वगैरह चलाए थे। तो याद ही आपको कौन कौन से सिक्के चलवाए थे, है ना। कौन कौन से सिक्के चलवाए थे, अभी ये तो पढ़ ही चुके हो। रजत प्रकार का सिक्का, है ना, मानव शैली का सिक्का, और ये एक और सिक्का चलवाते हैं भौतिक पहलू का। ये कुछ जो भी करते हैं ना। तो सबसे पहले तो सिक्के के बारे में देखेंगे। तो कौन कौन से सिक्के चलाए थे अमिताभ, एक तो कोटीन के धातु का सिक्का, दूसरा किसका, शीशे का, ठीक है, और कौन सा, चांदी का, ना, चांदी का या रजत कहते हैं ना। तो रजत किसके लिए था, रानी के लिए, ना, रानी को समर्पित। बाकी ये सारे सिक्के इनके द्वारा
चलाए जाते हैं। 14 कौन सी धातु क्या हाँ? 14 कौन सी धातु? देखना कौन सी धातु होती है। 14 जो है 4-5 धातु को मिला के बनाई जाती है, इसे 14 बोलते हैं। हाँ अच्छा, सोने के सिक्के क्या चल रहे थे इस समय? चलना स्टार्ट हुआ। पहले से चल रहे थे ना। हिंदू यूनानी। हाँ, ये यूनानी ने शुरू कर दिया था, तो चल रहे थे सिक्के ना। चला गया। मोहम्मद गोरे ने कितनी फराक्रम की हत्या वाले की। हमारे यहाँ जो विदेशी इतिहासकार लेखक आते थे, सब बड़ी बड़ी कहानियां लिख के चले जाते थे, दूसरे देशों में पहुंच जाते थे, बस लालच में आके। अंग्रेजों ने खाली कर दिया। अच्छा, अभी किसी ने ये बात उठाई थी कि हमारा जो मतलब हमारे जो जैसे आपका कौन सा है, एक कोहिनूर हीरा है ना, हाँ, उनको वापस करो। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर इंग्लैंड ने कोहिनूर हीरा वापस कर दिया, तब तो एक समय ऐसा आएगा कि ज्यादातर चीजें वो वहाँ पर भारत की है ना, तो भारत सरकार क्या करेगी, कहेगी भैया सब दो, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, एक तो ब्रिटेन का जो बनाए है माहौल सब गड़बड़ा जाएगा ना। अगर भारत की जितनी पुरानी चीजें आ जाएं, एंटीक चीजें, तो भारत को जो विदेशी मुद्रा भंडार आप देख रहे हो 600 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है, अभी जो है 1500-1600 बिलियन डॉलर चला जाएगा तुरंत, है ना, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, स्वर्ण धातुओं को भी जोड़ा जाता है ना, तो अभी 37 बिलियन की ही धातु है सोने की, है ना, 45 की थी कम की गई, और इतना आ जाए तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं आएगा। अब इसके लिए या तो महायुद्ध ही करना पड़ेगा, तभी आएगा ना। दूसरे देश करेंगे। हाँ, ठीक। अच्छा, एक राइटर का आप नाम पढ़ते हो जिसका नाम है प्लिनी, है ना, प्लिनी, और एक आप नाम पढ़ते हो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। तो ये जो किताब है आपसे पूछा जाता है ये किताब किसकी है ना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, तो पता है किसी को, एरिथियन सी। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है, इस किताब का लेखक क्या है, अज्ञात है ना, तो अज्ञात लेखक होने की वजह से कई जगह तो इसका मिल जाता है राइटर, है ना, तो अज्ञात लेखक है, तो इसमें जो है आपको सातवाहनों के बारे में जानकारी मिल जाती है। कौन सी किताब हो जाएगी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। एक इतिहासकार है प्लिनी, है ना, तो प्लिनी बताता है कि सातवाहनों का जो साम्राज्य था वो कैसे था। यहाँ पे 30 नगर ऐसे ही लोगों ने डेवलप किए थे, मतलब स्मार्ट शहर बनाए थे 30। उनके चारों तरफ क्या बना रखी थी, चहार दीवारी, है ना। पहले आप देखो, जैसे आप हाँ, जैसे आप चित्तौड़ अभी भी चले जाओ, हाँ, राजस्थान में जाओ, तो राजस्थान की जो राजधानी कैपिटल सिटी है पुराने राजवंशों की, हाँ, चित्तौड़, वो क्या है, आज भी चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुए, उनमें एक गेट है ना, एक गेट, वहां पे अंदर जाओगे तो पूरा शहर का शहर मिल जाएगा, है ना। तो ऐसी बातें प्लिनी बताता है कि यहाँ 30 नगर कैसे हैं, नगर किले युक्त थे, किले युक्त थे। अभी तो हम लोग क्या एक शहर नहीं बना पा रहे हैं जो किला युक्त हो ना। शिवाजी का भी तो था। हाँ, पहले सभी राजा बनाते थे, लेकिन ज्यादातर राजा अपनी राजधानियों को ही बनाते थे, है ना। लेकिन ये देखो 30 नगरों को क्या बना रखा था, चारों तरफ से बाउंड्री। और तब के हिसाब से देखा जाए तो ये समझ लो क्या था, एकदम एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली को रोकने वाला पूरी व्यवस्था थी, है ना। तब तो आज की तरह हवा में मार करने वाले तो रहे नहीं होंगे, है ना, तो दीवारों को क्रॉस करके जल्दी कोई इन पर अटैक नहीं कर सकता, है ना। तो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन उस समय लोग करके चले गए, तो केवल हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इनका सामाजिक संगठन कैसा था। अच्छा, आपके मन में एक बात तो आ ही रही होगी कि ये ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे, तो इनका समाज कैसा रहा होगा, 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है। कितने वर्णों में विभाजित रहा होगा, 4 वर्णों में, है ना। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। अब 4 वर्ण वही जो वैदिक काल में आप देखते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हीं 4 वर्णों में इनके समय में भी विभाजित था, विभाजित था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, इनके समय में एक चीज और देखोगे,
औंधों के साथ बहुत ही मतलब उच्च क्वालिटी का व्यवहार किया जाता था। समझ रहे हो ना? थे ये ब्राह्मण, लेकिन सभी अन्य धर्मों को भी अपने राज्य में बराबर मतलब उनका भी विकास कर रहे थे। आप चूंकि देखोगे इन लोगों ने क्या किया था, बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सारी जमीनें दी थी और इनके लिए जो है विहार वगैरह बहुत बनवाए थे, है ना। जैसे अमरावती वगैरह का विहार पढ़ोगे वो सातवाहन शासकों ने ही बनवाया था। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। भूमिदान वाला तो लिख ही चुके हो, हाँ? अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए इनका समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था? तो पितृ सत्तात्मक था, ये ध्यान रखना। माँ का नाम लगाए जाने की वजह से ही मातृ सत्तात्मक आप मत कह देना, है ना। समाज क्या था? पितृ सत्तात्मक था। सत्तात्मक, ये चीज ध्यान रखना। समाज ये कंफ्यूजन करता है ना। समाज पितृ सत्तात्मक था। भाषा कौन सी थी इनके समय में? भाषा भी ध्यान रखेंगे, भाषा प्राकृत, है ना। और प्राकृत भाषा उस समय इन्होंने इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि ये क्या थी, आम जन की भाषा थी, है ना। तो इन्होंने इसका प्रयोग किया। धर्म कौन सा इनका पूछा जाए आपसे तो बताएंगे? धर्म। तो ये इनके जो शासक थे किस धर्म को मानते थे? ब्राह्मण धर्म, लेकिन इनके दरबार में बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। ये जो है कृष्ण, है ना, वासुदेव, है ना, वैष्णव है ना, वैष्णव आदि धर्मों का को मानते थे। इनका पूजा किया जाता था इस समय। कृष्ण भगवान का, वासुदेव एक ही है शायद, है ना, एक ही तो है। और उसके बाद भगवान विष्णु, है ना। ये सब क्या है, एक ही के क्या है, अवतार है ना, अवतार। क्योंकि हिंदू धर्म में आप अवतारवाद की मान्यता है ना, बौद्ध धर्म में भी है, जैन में भी है ना, अवतारवाद। कहते हैं कि वो क्या करते हैं, अवतार लेते रहते हैं। जब भी ज्यादा पाप वाप बढ़ जाता है अवतार लेते हैं। डिवाइड हुए सब वही सब है वही, ईश्वर एक है ना। हाँ। अच्छा, प्रशासनिक ढांचा में आप देखो इनके समय में कैसा प्रशासनिक ढांचा रहा होगा। तो ये लोग क्या किए थे, क्योंकि ये मौर्यों के आसपास ही इनका समय शुरू होता है ना। मौर्यों का डिक्लाइन होता है और पुष्यमित्र शुंग और उन्हीं के समय में इनका भी शासन शुरू हो जाएगा। तो इनका जो प्रशासनिक ढांचा होगा किससे मिलता जुलता मिलेगा, मौर्यों से, है ना। इनके जितने भी अधिकारी आप देखोगे, धम्म महामात्र, ये मतलब जितने भी हैं सब किससे मिलेंगे, मौर्यों से, ना। ये लिख लेंगे, प्रशासनिक ढांचा किससे मिलेगा, मौर्य प्रशासन प्रणाली से प्रभावित। और मौर्य प्रशासन प्रणाली को आप पढ़ चुके हो ना। मौर्य शासन प्रणाली की सबसे ऊंची इकाई किस कौन बैठा होता था, राजा बैठा होता था, प्रमुख राजा ना। और मौर्यों के समय में आप देखते हो सामंती व्यवस्था नहीं थी, है ना। लेकिन इनके समय में सामंती व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा होगा राजा, और उसके बाद एक क्रम होगा, युवराज होगा, फिर विषयपति होगा, है ना। और प्रांतपति में इनके समय में गवर्नर की नियुक्ति होती थी, जिसे आप क्या कहते हो, राज्यपाल, है ना। तो इनके समय भी होगी। और इनके यहाँ एक सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, गांव, है ना। हाँ, ग्रामीण, है ना, ग्रामीण, है ना, सबसे छोटी इकाई होगी। तो यहाँ का जो राजा होगा उसे क्या कहा जाएगा, गौलमिक। क्या कहा जाएगा, गौलमिक। अब यहाँ पे एक अंतर आप देखोगे मौर्यों और इनके यहाँ। इनके यहाँ जो गौलमिक होता था, इसके पास एक छोटी सेना भी होती थी। अब सोचो आपके गांव में एक प्रधान हो, उसके पास छोटी सी सेना हो, तो क्या करे वो, हैं? तब तो विवाद शुरू हो जाए, साम्राज्य विस्तार यही शुरू हो जाएगा कि ये भी गांव मेरा, ये भी मेरा, ये भी। तो इनके समय में थी, सेना होती थी इसके पास। इस सेना में क्या होता था, 9 रथ हैं। कितने रथ हो जाएंगे, 9 रथ, और 9 हाथी, और क्या हो जाएगा, 9 हाथी, 25 घोड़े, 25 घोड़े, और उसके बाद आप देखेंगे 45 पैदल सैनिक। अब एक गांव के लिए इतना बहुत ज्यादा है, इतना तो आज भी व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, है ना। इतनी 1000 कितना पुलिस होना चाहिए,
एक कर्मचारी होना चाहिए। अगर इस अनुपात को देखा जाए तो हमारे यहाँ नहीं है ना व्यवस्था, और यहाँ देख रहे हो एक गाँव में भी इतने लोग बैठाए थे, है ना। इतना उत्कृष्ट क्वालिटी का इन्होंने शासन बनाया था, उसके बावजूद जो है उनका साम्राज्य बाद में क्या हो जाता है, तितर बितर हो जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, सब केवल मार पीट ही होती थी, वो सब कुछ नहीं था। अदरवाइज आज के समय में ये व्यवस्था होती कहीं कोई बवाले ना हो पाता, वही दबा देते। 9 रथ 9 हाथी 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक, और चुनाव अगर करा दिया जाए तो गाँव मार हो जाती। कोई खड़ा ही नहीं होता प्रोग्राम करो। खड़ा होने में व्यवस्था ही नहीं थी, खड़ा क्या होगा। अगर होता भी तो सर अच्छा, इनका सामंत व्यवस्था आप देख ही रहे हो, 3 भागों में बटा था, है ना। कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया राजा, दूसरा हो गया महाभोज, तीसरा हो गया सेनापति। इसी में राजा को एक विशेषाधिकार मिला था, वो सिक्के ढलवा सकता था, है ना। लेकिन सिक्के में अपना अधीनता दिखाएगा, है ना। जैसे नहपान में दिखाया था, आपने देखा था। जोगल थम्बी में क्या था, जोगल थम्बी में सिक्के का ढेर मिला था ना। उस सिक्के के ढेर में जो सिक्के मिले हैं उनमें एक तरफ सातवाहन राजा का चित्र और दूसरी तरफ उसका चित्र था, है ना। हाँ, गौतमी का, ठीक है। इनके समय में शिल्पी भी होते थे, है ना, शिल्पी भी होते थे। और एक प्रमुख उद्योग था इत्र निकालने का। अब देखो, हम लोग सोचते हैं कि मध्यकाल में सब इत्र निकालने की कला विकसित हुई है। इत्र निकालने की परंपरा पहले ही दक्षिण भारत में थी, भारत में ना। तो ये जो इत्र निकाला जाता था, इत्र निकालने वाले को क्या कहा जाता था, गंधिक कहा जाता था। भाई गंध सुगंधित है ना, तो इसका इत्र निकालने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, शिल्पी को गंधिक कहा जाएगा। अभी हमारे प्रदेश में कौन सा है शहर, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। लेकिन कन्नौज में देखोगे मेडाइवल इंडिया में शुरुआत होती है ना। लेकिन यहाँ पे अब सातवाहन के समय में ही इत्र निकालने की परंपरा है ना। तो इसको आप इत्र निकालने वाले को गंधिक कहते थे, और ये जो शिल्पी है मतलब ये शिल्पी के अंतर्गत आता है ना। शिल्पी प्रमुख शिल्पी है गंधिक उस समय, है ना। यानी यहाँ के राजा बहुत ज्यादा शौकीन थे, प्रमुख शिल्पी। और तो बहुत सारे शिल्पी होंगे ही, शिल्पी 10 का, ठीक है।